यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और आज का तो आपने भविष्यवाणी देखा ही होगा। मैंने आज की सुबह की भविष्यवाणी सीधे बोला कि 17,200 काटने पे ही 17,200 निफ्टी काटने के बाद ये 17,400 की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल आज्ञाकारी निफ्टी बना रहा। एफआईआई ने 731 करोड़ की बिक्री की कैश में, 13 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी की और हमारे डीआईआई ने आज 2833 करोड़ की खरीदारी की। हम और डीआईआई मिलके एफआईआई को हरा दिया। मुझे ऐसा लगा और मैंने कहा था कि ये एफआईआई, इनसे हम डरने वाले हैं नहीं। हम अपने देश की जीडीपी को मजबूत रखेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को हम दुरुस्त रखेंगे और हम डीआईआई के साथ मिलके, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो ये 7,000 करोड़, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़ दोस्तों बेच रहे थे, आज ये 731 करोड़ कैश में बिकवाली ही इन्होंने की है। और दोस्तों, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी बदल रहा हूँ। आज से बदल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे भी धचका लगा है कुछ। इतना तो मैं टूट नहीं गया, ना ही मेरे फॉलोवर्स टूटे, सभी मजबूत हैं। मेंबर्स भी मेरे मजबूत हैं, चाहे वो टेलीग्राम के हों, चाहे व्हाट्सएप के हों, और चाहे इसके कमेंट्स में लिखने वाले मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स हों। टूटे नहीं हैं हम लोग, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने हमें तोड़ने की कोशिश की, और दोस्तों वो सिर्फ एफआईआई की बिकवाली की वजह से। खैर, उस पर अब हम स्पेशल नज़र रखेंगे। कन्वेंशनल स्टॉक्स ही दिया करूँगा। जो स्टॉक्स हम सोच रहे थे उनमें थोड़ा सा धचका लगा है, लेकिन हम अपनी कमर मजबूत रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। अटल जी याद आ गए आज, हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं जो भी वक्तव्य आपको दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। आपको कोई अपना पर्सनल शेयर खरीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। आपको कोई नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसमें मेरी जवाबदेही नहीं है, आपकी अपनी ही जिम्मेदारी होगी। मैं तो सिर्फ एक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, निफ्टी ने आज आज्ञा मानी, और जो कल भी मानी थी, परसों भी, मंडे से कंटिन्यू निफ्टी मान रहा है। अब ये कहेंगे कि देर क्यों हो गई वही बनाने में वीडियो। दोस्तों, हमारा SGX निफ्टी कुछ माइनस शो कर रहा था, 17,374 या कुछ रेड में दिखाई दे रहा था। तो मुझे वहाँ सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन अभी मैंने टीवी खोला और मैंने उसकी स्टडी की। 292 पॉइंट तो डो जोन्स ऊपर है और 125 नैस्डैक ऊपर है। यूरोपियन मार्केट्स सारे जो मेरे जाने पहचाने हैं सब ऊपर हैं, ग्रीन में हैं दोस्तों। फिर हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी थे वो भी ग्रीन भी बंद हुए, मिड कैप भी ग्रीन में बंद हुआ। तो ऐसा SGX निफ्टी को क्या जुकाम हो गया कि वो रेड में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी शायद डो जोन्स और नैस्डैक खुला है तो SGX निफ्टी भी रंग बदलने, थोड़ी सी देर में रंग बदल रहा होगा या बदल लिया होगा। अब थोड़ी सी देर में वो भी रंग बदल लेगा, क्योंकि देश में शांति है। हमारे मोदी जी अपने गेस्ट को कुछ दिखा रहे हैं, अहमदाबाद में दिखा रहे हैं। तो इतना कंडीशंस ख़राब नहीं है दोस्तों, सभी अच्छा है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि आप ये सोचेंगे क्या स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो। दोस्तों, स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कि इन्फोसिस ने हमें धोखा दिया। एफआईआई देखो बेचेंगे, मैं रोज़ बोलता हूँ, इतना बड़ा एफआईआई ढेर लेके बैठे हैं। अगर बेचना शुरू करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस भी तोड़ेंगे, टाटा स्टील भी तोड़ेंगे, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक को भी तोड़ेंगे। क्या रिजर्व है इन कंपनीज के, क्या परफॉर्मेंस है इन कंपनीज की दोस्तों।
इन्फोसिस और लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक पे एक पैसे का कर्जा नहीं है। 2210 करोड़ का नेट प्रॉफिट है लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक को। 423 गुना रिजर्व है इक्विटी का। 17 करोड़ की छोटी सी इक्विटी है। किसी भी मूवमेंट, किसी भी समय बोनस या कोई रिवार्ड घोषित कर सकती है। और FIA बेच के जा रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच के जा नहीं रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं और आएंगे। भसीन जी की आवाज़ मुझे कभी कभी पसंद आ जाती है, याद आ जाती है दिमाग में कि ये जो आज बेच के जा रहे हैं महंगे आके खरीदेंगे। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा दोस्तों, जो आज ये सस्ते बेच के जा रहे हैं ये महंगे आके खरीदेंगे। और वो ज़माना चला गया कि जब इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर नहीं हुआ करती थी, कुछ ही लाख डीमेट्स हुआ करते थे। आज दोस्तों 90 लाख डीमेट्स हैं। 40 से कोरोना पीरियड में 50 लाख डीमेट्स बढ़े और आज डीमेट्स बहुत हैं, डीमेट अकाउंट बहुत हैं दोस्तों। लाख में है, करोड़ों में है, वो तो मेरी याद नहीं, लाख में ही होंगे शायद। तो इतने रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं और डिविडेंड से भी हम लोग काम चला लेंगे। अगर हमें अच्छा 30 रुपया LT लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक ने दिया है, गवर्नेंस बढ़िया है, पेडिग्री अच्छी है, ग्रुप अच्छा है लार्सन एंड टोब्रो, जगह जगह ऑफिसेज हैं, विदेशों में काम है, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एंड डिफरेंट सर्विसेज में वर्क मिला हुआ है। रिटेशन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि भाई बच्चे नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या बदल रहे हैं। इन्फोसिस में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों अब स्ट्रेटजी ये बदलनी पड़ेगी कि जो हमारे कन्वेंशनल्स जो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे हमने अब पुराने हथकंडों पे आना पड़ेगा। खैतान केमिकल बताया था, उसका कल रिजल्ट है दोस्तों। अच्छी तरह से वीडियो सुनना जरा, बात ही बात में बात निकलती है। और कहाँ से कहाँ पहुँच गया दोस्तों, 80-90 रुपये पे सुझाया था, डर गया था मैं एक दिन जब 89 पे लोअर सर्किट लग गया था खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र को। आज वो पता नहीं 150 रुपया है दोस्तों। पक्के इरादे से पकड़ के रखा था। और भी 2-3-4 स्टॉक्स जो मैंने बताए थे उस रेंज पे पहुंच गए हैं दोस्तों, कुछ पहुंचने वाले हैं। अब पुराने हथकंडों पे ही मुझे आना पड़ेगा। थोड़ी सी पुराने हथकंडों में दोस्तों सीधी सी बात बता देता हूँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पुराने स्टॉक्स को ढूंढने में, उनकी एनालिसिस करने में, उनका गवर्नेंस तलाश करने में, उनका ग्रुप और उनका चाल ढाल देखने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इन्फोसिस हुआ, टाटा स्टील हुआ, रिलायंस हुआ, HCL टेक हुआ, इनको तो सीधे सीधे बता दो कि भाई बढ़ेंगे या सीधे सीधे बता दो कि भाई गिरेंगे। गिर गए तो कन्विंस कर दीजिए कि रखिए भाई अपने पास, साल 6 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और फ़ायदा ही देंगे। और दोस्तों देते भी हैं इन बड़े स्टॉक्स में, बस यही फ़ायदा है। अब ये सोच के नहीं बैठ सकते कि फंस गए। छोटा स्टॉक्स अगर जुकाम हो जाता है तो अच्छी तरह से वो बैठ जाता है। जैसे देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया, डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छे डिविडेंड देती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। पूरे स्टॉक मार्केट में मुझे एक ही डेप्ट फ्री कंपनी दिखाई दी है जिसपे एक भी रुपया कर्जा नहीं है। फेरा कंपनी है, इंपोर्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, बिक्री भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों जुकाम ऐसा हो गया कि वो तो ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता। तो कभी कभी इस तरह के स्टॉक्स को लेके कंटाल जाते हैं। बढ़ेगा तो वो भी, भागेगा तो वो भी। अब जहाँ तक मेरे याद आ रहा कि एक बार 144 रुपये पे किसी विदेशी लोगों ने उसका माल खरीदा था और तभी से उस कैस्ट्रॉल इंडिया को जुकाम हो गया और वो 100 रुपये की तरफ जाके बैठ गया। चाहे कितने भी % उसकी डिविडेंड यील्ड हो, चाहे वो डेप्ट फ्री हो या ना हो। अब क्यों नहीं उसमें मूवमेंट आई? या तो ऑपरेटर्स ना भी बैठ गए, कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि जो विदेशी संस्था काफ़ी माल लेके गई है उसका, ऑपरेटर्स अगर उसको उठाएंगे ऊपर की तरफ तो विदेशी आके बेच लेंगे। कुछ तो कुछ है।
मामला कुछ तो कुछ है। तो ऐसे स्टॉक को देते हुए थोड़ा डर लगता है दोस्तों। पेनी स्टॉक्स हिम्मत करके दिए थे दोस्तों। एक तो बजाज हिंदुस्तान दिया था, जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो याद करते होंगे मुझे। एक मैंने आर पावर दिया था, बच्चे लोग कंटाल गए थे आर पावर में, और बजाज हिंदुस्तान में भी वो भी मैंने 12-11 रुपये देने के बाद देखा है। लेकिन आज वो 20-21-22 है, भागता ही जा रहा है। अपर सर्किट शायद उसमें भी था, अपर सर्किट रिलायंस पावर में भी था। रिलायंस पावर में तो अजीबो गरीब अपर सर्किट है। अपर सर्किट के पास 5 पैसे खुलता है फिर बंद हो जाता है, 10 पैसे खुलता है फिर बंद हो जाता है। ये टैक्टिक देखनी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं अपर सर्किट के पास उसको खरीद लेता हूँ तो शायद बेच नहीं पाऊँगा, पता नहीं क्या। प्रमोटर्स क्योंकि इक्विटी अपनी बढ़ा रहे हैं, जो गिरवी विरवी रखी थी वो लोगों से छुड़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इस कंपनी में जान आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सीधी सीधी मेरा मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप इसको खरीदने की दौड़ पड़े। जो बच्चे लोग पहले फंसे हैं पहले उनको निकलने तो 24 रुपये का मैंने टारगेट दिया है। बजाज हिंदुस्तान का टारगेट भी 24 रुपये का था, लेकिन उसको आप लोग आपस में सलाह करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे एरिया में बजाज हिंदुस्तान की कंपनी है, ज़बरदस्त चलती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एवरीथिंग इज़ देयर विद द बजाज इज़ द ग्रुप, गवर्नेंस इज़ वेरी गुड, चोरी चकारी का कोई मतलब नहीं है। और आप उसका टारगेट देख लीजिए, कोई बोल रहा था 36 गया था पहले। दोस्तों ये छोटी छोटी बात टेलीग्राम चैनल पे आपस में जो मैच्योर्ड लोग हैं डिस्कस करके निकाल लिया करो। और अच्छे स्टॉक्स को बताने के लिए मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर इनको डर यही लगता है कि जुकाम हो जाए, हाँ एनालिसिस अगर अच्छी है, डेप्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व बहुत अच्छे हैं, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसी कंपनी को लेके रख सकते हैं। कुछ कंपनी हैं जो आपको धोखा दे सकती हैं, वो भी हमारे दिमाग में है, उनसे हम थोड़ा दूर रहेंगे। अपने तजुर्बे को इस तरह की कन्वेंशनल कुछ स्टॉक्स, स्क्रिप्ट, शेयर्स, कंपनीज ढूंढ कर बताई जाएंगी, कन्विंस किया जाएगा। एक CDSL था दोस्तों, CDSL देखिए किस तरह से बढ़ा हुआ। वो 14 से 14 मैंने देखा था, आज वो 1453 रुपये मैंने देखा है। चीटी की चाल से बढ़ा है वो, चीटी की चाल से। तो मैं ही कहता हूँ मेरे बच्चे लोगों को कि आप पैनिक में मत आया करें। जब तक आपका रेट से 10-20 रुपये ऊपर ना चला जाए, सर कितने पे बेचें, सर कितने % पे फ़ायदे में बेचें। भाई परसेंट तो इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 10, 15, 20 रुपये आपको मिल जाए आपके रेट से ऊपर तो आप निकलने की तैयारी कर लीजिए। मैं भी फंसा हुआ हूँ CDSL में, 1480 का लिया था, 14 से 14 आ गया था, बैठ गया। एनालिसिस भी कल करके दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी पेस्ट किया था। वे बच्चे तो पता नहीं आपस में कहीं एनालिसिस को खो देते हैं, उनको चाहिए कि वहाँ से कॉपी करके वो अपने कहीं पर्सनल व्हाट्सएप पे इस तरह के एनालिसिस को पेस्ट कर लिया करें, सुरक्षित रहेगी। CDSL का इक्विटी थोड़ा सा बड़ा है बस, नहीं तो BSE लिमिटेड और CDSL में दोस्तों फ़र्क नहीं है। CDSL के मार्जिन ज़्यादा हैं BSE से। BSE की इक्विटी कम है, रिजर्व बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 1 पे 2 बोनस दिया था। CDSL को वो काम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट इनकम है CDSL की, और शो अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि NSDL भी लिस्टिंग होने के चक्कर में IPO लेकर आ रहा है, तो बुरा नहीं है दोस्तों। एक शेयर था IGL, बढ़ गया था दोस्तों, वो 400 टच किया था, फिर बच्चे ने पूछा कितने पे बेचूं, तो मेरे नज़र में आया कि भाई बेच दे। सुबह 397 पे देखा था, आप 394 या 5 है, निकल जाओ। आपने 380-85 पे लिया हुआ है, मैंने भी लिया था, मैं तो निकल गया था। गुजरात गैस का मुझे आइडिया नहीं है, महानगर गैस तो एवरग्रीन है, उसको तो
दूधेरे गाय की तरह से कभी भी बांध लो खूंटे से और दूध निकालते रहो। एवरी ईयर 2 बार 1200-1300 रुपये जाता है, फिर गिर जाता है। दोस्तों इनकी एक बंधी हुई चाल है। इन्फोसिस भी देखिए 1500 कुछ रुपया आ गया था, आज 1622 या कुछ है, धीरे धीरे रेंग रहा है ऊपर को। अब बच्चे लोग पूछेंगे सर धीरे धीरे चींटी की चाल से क्यों रेंग रहा है? भाई कोई लठ लिए हुए खड़ा है तो आप तेजी से नहीं दौड़ोगे, आप दोनों तरफ नजर करके देखते जाओगे कि कहीं घुमा के ना मार दे। ये लठ जो है, मैं एफआईआई को बोल रहा हूं, अगर इन्फोसिस मार दो टीसीएस के लठ, 81 रुपीज बढ़ा, आज 88 रुपये ग्रीन दिखा रहा था आज ऊपर में, क्योंकि उसके पास एफआईआई की इक्विटी कम है। टाटा सन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, 4500 रुपये में बाईबैक किया है। इन्फोसिस ने भी किया है, बट दोस्तों इन्फोसिस को यही डर है कि अगर मैं 80 रुपये 90 रुपये बढ़ूं, एफआईआई की सेलिंग ना आ जाए, जबरदस्त सेलिंग एफआईआई की ना आ जाए, इसलिए वो चींटी की चाल से ऊपर की तरफ खिसका। टाटा स्टील की र्यूमर थी दोस्तों, रशिया में प्लांट बंद कर दिया है, यूक्रेन में प्लांट बंद कर दिया है। कंपनी पॉलिसी हुआ करती हैं, अगर यूरोपियन में मेरी बिक्री ज़्यादा है, यूरोप के ग्राहक मेरे कस्टमर्स ज़्यादा हैं, यूएस में ज़्यादा हैं, तो एक अगर रशिया बाइकआउट भी हो गया तो कंपनी का माल तो बढ़िया ही बिकेगा, अच्छा ही बिकेगा। और आज वहाँ बंद हुआ है, कल वहाँ भी शुरू हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्योंकि जब तक भेद नहीं खुलता, जब तक हालात सामने नहीं आते, तब तक ये भागेंगे। मारुति का 29 तारीख को रिजल्ट है, मैंने एनालिसिस किया हुआ है, देखिए प्रॉफिट कम आएंगे, बिक्री भी कम होगी, फर्क पड़ेगा, और ऐसा होते ही बाकी सारे ऑटोमोबाइल्स पे भी पड़ेगा। पहले ही सजग कर रहा हूँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल तो भी भाग रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी भाग रहा है, मेरे पास बहुत शेयर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा भी, लेकिन अच्छी कंपनी है वो दोस्तों, बोनस मुंह लगा हुआ है मेरे, पहले ले चुका हूँ। तो जिस कंपनी की ये चीज़ें मुंह लग जाती हैं, उस कंपनी के शेयर्स को छोड़ने का दिल करता ही नहीं। आईओसी हुआ, एचपीसीएल हुआ, बीपीसीएल तो मैंने बेचा आज, क्योंकि हो सकता है फिर नीचे आ जाए, इसके लिए अभी दिल्ली दूर है। एमआरपीएल बेचने के लिए भागा था दोस्तों, 10 पैसे से रह गया, नहीं बिक पाया, जो इंडिकेट कर रहा है कि बस हो चुका, बहुत हो चुका। लेकिन फिर देखेंगे। अच्छा 73 का आस लगाया था, 72-90 पैसे से नीचे खिसक आया, हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत माल 73 पे निकाल दें। तो दोस्तों एक और स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर हम पहले ही कुछ डाल के छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से सुनिए, पहले ही डाल के छोड़ देते हैं तो ऑपरेटर देख लेता है। इस एमआरपीएल ने मेरे साथ दूसरी तीसरी बार धोखा किया है, पहले 5 पैसे से नीचे आ गया था, आज इसने मेरा ही माल नहीं लिया। एमआरपीएल ही नहीं, और भी ऑपरेटर्स जो हैं आईओसी में भी ऐसे किया, 10-20 पैसे से नीचे खिसक जाते हैं ये। हाँ, इनके सिर पे ऊपर से मार देते हैं, तब तो दैट्स ऑल। अगर ये अपना माल बेचने के बाद में ₹1-2 भाग भी जाएं ऊपर, तो भाग जाओ, हमने तो बेच लिया। लेकिन अगर आप ऊपर डाल देते हैं तो नहीं लेती, 10 पैसे से 5 पैसे से आपका माल पड़ा रहेगा, ये नीचे खिसक आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ, जो ऑफिस बियरर्स हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो तो डाल के चले जाओ। बाकी जिस भाई को माल बेचना है, आप अच्छे रेट पर देख रहे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी देख रहे हैं, तो उसको बेच दीजिए, उसके ऊपर से मारिए, उसको भागने मत दो। वो थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए कि क्या कर रहा है,
क्योंकि आज विनाइल केमिकल में मैंने नज़र गाड़ी और वो 301 302 तक टच किया, मैंने 309 पे डाल दिया। दिल्ली बहुत दूर थी। फिर मैंने स्टडी की कि यार थोड़ी सी देर में ही शेयर का भाव नीचे आ रहा है और वॉल्यूम इसका 1,60,000 हो गया, यानी माल निकाल रहा है। मैंने उसको भागते भागते पीछे से मारा और जब वो नीचे आ गया तो वापस ले लिया। दोस्तों ये भी देखिए, ये अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ये सीखना पड़ेगा आपको। जो ट्रेडर्स हैं, ऑफिस बीरर्स को नहीं कह रहा हूँ, वो तो दिल के राजा हैं। सुबह डाल के ऑफिस चले जाएं, बिक जाएगा तो भगवान भले, और नहीं बिकेगा तो अपने डिमेट में ही, नीचे मिलेगा तो आके काट लो। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम कल क्या था, ये भागता जा रहा था, आज ऊपर से वॉल्यूम, शेयर का भाव नीचे आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब माल बेच रहा है। लेकिन वो स्ट्रेटजी, एक हमारे हरकुलिस होस्ट, बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर स्टॉक है दोस्तों, बस दिल से निकल जाता है। आप धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से, कोई यूट्यूबर नहीं बताता क्या फंडामेंटल्स हैं। विनाइल का पिडिलाइट मालिक है, हरकुलिस का बजाज मालिक है। क्या हवा भर गई थी आज गुब्बारे की तरह। तो हम तो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक को छोड़ के अब अपने वहीं राम कहानी पे आ रहे हैं, अयोध्या नगरी में ही। हरकुलिस होस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों। विनाइल केमिकल 1 ही करोड़ की इक्विटी है, शेयर का भाव अभी तो 290, 302-3 से गिर के 290 आ गया शायद। आई थिंक इतनी छोटी इक्विटी मैंने किसी भी कंपनी की नहीं देखी जितनी विनाइल केमिकल की। किसी की हो तो भाई बता देना। रिजर्व भी हैं, डिविडेंड भी बढ़िया है, गवर्नेंस भी बढ़िया है पिडिलाइट का। उसका अपना शेयर तो 2300-2400 चल रहा है, वो भी ऐसे ही चला करता था, वो था मेरे पास, ये भी वहीं पहुंचेगा। तो बच्चे लोगों, इस स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है। सर सेम डे खरीद के 2-4 रुपये ले लें, भाई सेम डे खरीद के 2-4 रुपये मिलें तो ज़रूर ले लो। अगर नहीं मिले मेरे बताए हुए स्टॉक को, तो स्टॉक को चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। कच्चा स्टॉक नहीं बताऊंगा, कमजोर स्टॉक नहीं बताऊंगा आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 101 पे बोला था, बहुत लोगों को बोला था भाई खरीद लो, समय आ गया इसका। जिसने ऊपर में लिया एवरेज कर लो भाई, अब समय आ गया इसका। पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, आने दो इसके रिजल्ट्स। इसका तो व्यापार रशिया में बंद नहीं हुआ, यूक्रेन में इसकी कंपनी नहीं है, ये तो देसी हमारी भारत की कंपनी है। बहुत बड़े बड़े असेट्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, शेयर का भाव नीचे पड़ा। तो दोस्तों इस स्टॉक मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जमा होके भी रखे रहते हैं तो कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई छीना झपटी नहीं करेगा, कोई दीवार नहीं चिन लेगा इनके ऊपर। लंबी तान के सोइए। और कुछ स्टॉक्स हैं जिनको लेके भूल जाइए, जी करे तो बेचो, जी ना करे तो मत बेचो। भारत पेट्रोलियम बेच लिया हमने, बीपीसीएल, हमारे दिल की मर्जी। आईओसी बेच लिया आज हमने, सस्ते में लिए हुए थे, बहुत सारा ढेर लग रहा दोस्तों। मैं क्या करूंगा इतनों का, मैंने बेच लिया। और भी कुछ बेचा है, ट्राइडेंट दोस्तों, मजाक में इस बाजार में पैसा मिलता है। बहुत नीचे में ट्राइडेंट ले लिया था, जब ऑर्डर दिया लड़के को तो लड़के ने, ट्राइडेंट आ गया सर 1000 आपका। मैंने बहुत अच्छे भाई लगा दे 55 रुपये पे।
ट्रेड टू ट्रेड है सर, लगेगा नहीं आपको, पैसे देने पड़ेंगे, डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मैं डर गया दोस्तों। आज अच्छा खासा 2-3 हज़ार रुपये दे के गया, मजाक मजाक में शेयर बाजार से पैसा आ रहा। ऐसी दुनिया कहाँ मिलेगी आपको? थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। डरना मत, मैंने बेच दिया, 61 रुपये टच करेगा। मनाली पेट्रो बताया था, देखो कहाँ भाग गया। कोठारी को बदनाम किया था मैंने कि धोखेबाज सा है, लेकिन आज वो भी अपर सर्किट में था। दोबारा ये स्टडी करूंगा दोस्तों। री रेटिंग बताते हैं अंग्रेजी में, इनकी री रेटिंग हो रही है। किस किस की री रेटिंग हो रही है? हमारी भी री रेटिंग हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी भी री रेटिंग हो रही है इनके साथ साथ। री रेटिंग है क्या? मेरे टेलीग्राम चैनल के बच्चे बताएं। तो दोस्तों कल की भविष्यवाणी ये है कि शेयर बाजार में अब ये ऊपर की तरफ को देखना शुरू कर दिया है। लेकिन आप ये मत सोचिए ये 13,000, भाई आज पता नहीं कितना बंद हुआ है, 13,000 17,400 से नीचे भी बंद हुआ है शायद। तो कल ये बाजार डेफिनेटली दोस्तों खुलेगा तो ग्रीन में ही, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर 257 बहुत ऊपर था अभी थोड़ी देर पहले, और एक्चुअल डॉ जोन्स भी ऊपर था। फ्यूचर तो हो वालिया जो होना था, नैस्डैक भी ऊपर था, लेकिन ओवरनाइट क्या होता है नोबडी नोज। कल सुबह फ्यूचर्स क्या खुलते हैं नोबडी नोज। और नए सिरे से अगले हफ्ते का वीकली का आगाज होगा कल 28 को। फिर एक्सपायरी मंथली भी होगी और वीकली भी होगी, बाजे बजेंगे और 18,000 काटने की पूरी संभावना लग रही है दोस्तों। अगर 18,000 काटने की संभावना लग रही है तो कल देखिए ग्रीन में खुलेगा, डेफिनेटली निफ्टी ग्रीन में खुलेगा, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में खुलेगा, मिड कैप वाले भी बछड़े ग्रीन में खुलेंगे, और दोस्तों बाजार ऊपर की तरफ भागेगा। हो सकता है, आज तो मैंने कहा था कि रेड में बिल्कुल नहीं आएगा, हो सकता है कल रेड में आ जाए। देखिए बात को समझिए, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ इसमें। ओवरनाइट बहुत अच्छा आपको सपना दिखा और कल सुबह डॉ जोन्स फ्यूचर्स कह देगा हो गया, दैट्स ऑल, और रेड में फ्यूचर खुल जाए, फिर भी हमारा बाजार ग्रीन में खुलेगा। रेड में आ सकता है सेलिंग प्रेशर के द्वारा, सेलिंग प्रेशर के द्वारा आ सकता है रेड में, प्रॉफिट बुकिंग के द्वारा आ सकता है रेड में। लेकिन FII को आज हमने थोड़ा सा डरा दिया, भले ही वो मेरी वीडियो सुन ले। अब उनकी हिम्मत 5,000-7,000 करोड़ बेचने की है नहीं। और फाइनल डिक्लेरेशन 8 बजे दूंगा कल। तो आप अपने लाभांश की कामना करते हुए, मैं ही करूंगा कामना, आप नहीं करोगे, आपके लाभांश की मैं कामना करते हुए इस वीडियो को यही विराम देता हूं। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बातों ही बातों में बता दिए हैं, भविष्यवाणी भी बता दी, एक आइडिया दे दिया है। राम कहानी तो मैंने किसी की गाई नहीं कि वो ये कह रहा था मंदा होगा, वो कह रहा था तेज होगा, भाई 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 500 नीचे जाएगा, ऊपर वालों को रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वालों को सपोर्ट बोलते हैं। देखो ऐसी राम कहानी में टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों के लाभांश की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अपनी मूड़ी को संभाल कर रखिएगा। धन्यवाद।